सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भेरिया, कुरुक्षेत्र। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो लगा हुआ है उसके अंतर्गत प्रथम युग, भारतेंदु युग और उसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व अर्थात आधुनिक काल से पहले रीतिकाल का समय था और रीतिकाल में कवियों का उद्देश्य पवित्र नहीं था। रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की विलासी मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए श्रृंगार प्रधान काव्य लिखने में व्यस्त थे। सामान्य जनजीवन के लिए इन कवियों के पास अवकाश नहीं था। इसका उद्देश्य जन कल्याण नहीं था, बल्कि अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना था। तत्कालीन परिस्थितियां और सामाजिक समस्याएं उनके काव्य में स्पष्ट नहीं हुई। अतः ऐसे काल की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आधुनिक काल का उदय हुआ और उस समय की मांग भी यही थी कि साहित्य में कुछ ऐसा भारतीय जनता को प्रदान किया जाए जिससे भारतीय जनजीवन में अपने राष्ट्र और समाज के प्रति चेतना जागृत हो। ऐसे समय में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने छोटे सी कालावधि के दौरान साहित्य को अपना विस्तृत योगदान दिया, जिसे हिंदी साहित्य कभी भुला नहीं सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया और गद्य के लिए हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया। यद्यपि बाद के युग में आकर के, जैसे द्विवेदी और छायावाद युग में आकर के, पद्य के लिए भी हिंदी खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाने लगा। भारतेंदु जी के युग के कवियों में उनके अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम बिंदुवार निम्न प्रकार समझ सकते हैं। नंबर प्रथम है देश प्रेम की भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक युग के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण के स्वर मिलते हैं। उनकी कविताओं और नाटकों में देश प्रेम की भावना बड़े सशक्त रूप में दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहीं अपने साहित्य में विदेशियों का विरोध किया है, तो कहीं अपने देश के प्रति उसमें फैले विभिन्न अंधविश्वासों और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनमानस में चेतना जागृत की है। अंग्रेजी राज और उसकी नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए भारतेंदु जी एक जगह लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसें, बाहर से तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अर्थात अपनी लेखनी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य और उनके अत्याचारों पर उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं। दूसरा बिंदु है भक्ति भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने साहित्य में राधा और कृष्ण जी के बड़े अच्छे और सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं।
भारतेंदु जी राधा और कृष्ण की भक्ति करते हैं और उसमें रीतिकालीन कवियों की भांति उनकी भक्ति में अश्लीलता नहीं है। भारतेंदु जी की कविताओं में सूरदास जैसी कृष्ण भक्ति देखने को मिलती है। भारतेंदु जी ने अपने आप को राधा कृष्ण का अनन्य भक्त स्वीकार करते हुए लिखा भी है, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभान दुलारे। अर्थात इस प्रकार उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया। विषय की विविधता। भारतेंदु जी के काल में या उनके साहित्य में विभिन्न विषयों पर साहित्य में लिखा गया, जैसे भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, सामाजिक समस्याएं आदि। इन सभी विषयों को भारतेंदु जी और उनके युग के लेखकों ने अपनी लेखनी का विषय बनाया। कविता में प्रेम का विस्तार और मानव प्रेम से लेकर प्रकृति तक हो गया और उनके श्रृंगार वर्ण में भी मर्यादा आई। इसके अतिरिक्त उनकी कविताओं में देशभक्ति, समाज सुधार, आत्मचिंतन और अन्य विषयों को भी स्थान मिला। सामाजिक जागरण का चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों के माध्यम से किया है, क्योंकि उस समय के समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, वर्ण भेद, सती प्रथा, अनमेल विवाह, नरबली प्रथा। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं और अंधविश्वासों को भारतीय समाज से बाहर निकालने के लिए भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में, अपने नाटकों में इन सभी रूढ़ियों और अंधविश्वासों का जोरदार खंडन किया है। भारत दुर्दशा नाटक में एक जगह इसी प्रकार की बुराइयों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान के सबे संबंध सो बर्जी छोड़ा। अर्थात जात पात जो उस समय के समाज में बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता की भावना थी, इस भावना को, जात पात के भेदभाव को उन्होंने समाज से दूर करने के लिए अपना काव्य लिखा। हास्य और व्यंग्य का चित्रण। भारतेंदु जी और उनके योगीन लेखकों ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन अंग्रेज सरकार और उनके अत्याचारों पर व्यंग्य किया है, अपनी लेखनी चलाई है। क्योंकि उस समय यह आवश्यक भी था कि कवि अंग्रेजों पर सीधे न लिखकर हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर उसमें लिखें, ताकि वो अपनी बात कहने में सफल भी हो जाएं और समझने वाला या भारतीय जनमानस उन भावनाओं को आत्मसात भी कर ले। भारतेंदु जी ने बंदर सभा रचना में निम्न कोटि के नाटकों का उपहास उड़ाया है, तो वहीं उर्दू का स्यापा में हिंदी के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। भारतेंदु जी की मुकरियां में हास्य और व्यंग्य के दर्शन होते हैं, जैसे इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि कर्म खराब, क्यों सखी साजन नाही खिताब। भारतेंदु युग की जो सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विशेषता हम कहेंगे, वह है उनका भाषा प्रेम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा को साहित्य में वह स्थान दिलाया जिसकी वह अधिकारिणी थी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने एक मंडल भी स्थापित किया, अपने साथी लेखकों को साथ में लेकर के इसके प्रति एक विशेष आंदोलन भी चलाया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जग जगह लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अर्थात व्यक्ति अपनी भाषा के बिना विकास, उन्नति नहीं कर सकता। अपनी भाषा का ज्ञान होना और उसके लिए सतत प्रयासशील रहना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसा अपनी कविताओं में, अपने नाटकों में लिखा है। न केवल लिखा है बल्कि उसके लिए सतत सामाजिक प्रयास भी किए, लोगों में जागृति फैलाने का कार्य भी किया। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग से पूर्व, चाहे वह भक्ति काल रहा हो या रीति काल रहा हो, उसमें काव्य की भाषा ब्रजभाषा बनी रही, ब्रजभाषा का साम्राज्य साहित्य पर था। अतः ऐसे समय में ब्रजभाषा के इतने वर्षों के साम्राज्य को तोड़ना आसान कार्य नहीं था। लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाना कि हिंदी खड़ी बोली में भी काव्य लिखा जा सकता है, और उस बात के लिए तैयार करना, ये बड़ा एक तत्कालीन समाज में चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन इस चुनौती को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया और हिंदी बड़ी खड़ी बोली में काव्य और गद्य लिखने की शुरुआत का श्रेय उन्हें जाता है। भाषा शैली के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अधिकांशतः मुक्तक रूप में ही काव्य रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में परंपरागत छंदों जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया और कुंडलिया आदि का अधिक प्रयोग किया है, पर इसके साथ साथ उन्होंने खड़ी बोली के प्रयोग के कारण नए छंदों जैसे लावणी, उल्लाला, सार और सरसी आदि का भी प्रयोग किया है। अलंकारों के दृष्टिकोण से परंपरागत अलंकारों के साथ साथ प्रयोगधर्मिता के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार भाषा और शैली की दृष्टि से इस युग का काव्य अत्यंत सफल कहा जा सकता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रीतिकाल में जिस श्रृंगारिक कविता का बोलबाला था, उसके स्थान पर इस युग की कविता समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने वाली है। भारतेंदु और उसकी मंडली के लेखकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन कवियों ने जीवन और साहित्य का सच्चा और निकट संबंध स्थापित किया। इस युग को पूर्ण रूप से जनवादी काव्य कहा जा सकता है, और यही इस युग के साहित्य की, इस युग की कविता का महत्व है। तो प्यारे बच्चों, अब आज हमने भारतेंदु युग, उसके प्रमुख कवि और भारतेंदु युग कविता की प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा की। अब इस युग की प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आधार पर हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है आपके लिए। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको तैयार करने हैं। उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इन्हें ध्यान से सुनें, लिखें और इनका उत्तर तैयार करें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना जाता है? प्रश्न नंबर 2, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हुए? प्रश्न नंबर 3, उर्दू का स्यापा पुस्तक की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 4, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी साहित्य में कौन सा काल आता है?
इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखन शैली किस प्रकार की रही? भारतेंदु युग के पश्चात आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सा युग आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किन की भक्ति करते थे, जिनको लेकर के इन्होंने अपनी कविताएं भी लिखी हैं? भारत दुर्दशा नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी ने तैयार करने हैं। आशा है आपने इस वक्तव्य को ध्यान से सुना होगा और उसे अच्छे से आत्मसात किया होगा और आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी प्रकार तैयार करने हैं। धन्यवाद।